चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं आज सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की आगे की क्लास। सेल साइकिल, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की आगे की क्लास। ठीक, तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे कि ये सेल एक हमारी है, सेल कोशिका। ठीक, ये एक हमारी सेल है। अब ये सेल करेगी ग्रोथ, ये सेल कर रहे हैं हमारी ग्रोथ। ठीक, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज, मान लो ग्रोथ फेज कहते हैं। ये एक सेल बड़ी हो गई आकार में। ठीक, ग्रोथ फेज। अब ये बड़ी होने के बाद में ये फिर से सेल डिवाइड कर जाएगी, फिर से सेल डिवाइड कर जाएगी, और ये जो डिवाइड की हुई सेल है ये फिर अपने आप में ग्रोथ करेंगी, और ये फिर से डिवाइड कर जाएंगी। तो इसको ये फिर से डिवाइड कर जाएंगे। ठीक, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल यानी कि एक सेल पहले बड़ी होती है, ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के बाद में उसका डिवीज़न हो जाता है। ग्रोथ फेज को ही कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज। ठीक, अब तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरफेज में कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हमने आपको कल बताया था यहाँ पे G1, S, G2 और M फेज जो है वह माइटोटिक फेज में होती है। इनका तुमसे अगर ऑर्डर पूछ ले तो बताइएगा G1, S, G2, M। ठीक, सबसे पहले G1 आएगा, देन S आएगा, देन G2 आएगा, देन M आएगा। ये इसका ऑर्डर है जो कि कई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे का हम कंटिन्यू कर लेते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो होवार्ड एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है होवार्ड एंड पेल्क। इन्होंने सेल जब डिवीज़न या ग्रोथ कर रही थी, तो ग्रोथ जब सेल कर रही थी तो उसकी इन्होंने स्टेजेस बता दी। कौन से स्टेज? यही G1, S, G2, M। ये स्टेज को होवार्ड एंड पेल्क नामक साइंटिस्ट ने बताया, जो कि साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आप आगे की बात पे ध्यान दीजिएगा। लिखना चाहें आप लिख लें, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट का नाम। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। इन्होंने बताया कि जब सेल ग्रोथ करती है या डिवीज़न उसका होता है तो पूरी सेल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं। सेल साइकिल में यहाँ पे लिख लो, सेल साइकिल में 4 फेज होती हैं, में 4 या 4 फेज होती हैं, फेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 पे आता है G1 फेज। ठीक, और इसके बाद में आएगा S फेज। S फेज को ही सिंथेसिस फेज कहा जाता है। G1 फेज को गैप 1 फेज कहा जाता है। फिर आएगा G2 फेज। ठीक, और G2 फेज के बाद में आएगा M फेज। M फेज। ठीक, आप ऐसे समझिएगा। अच्छा, अब तो साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? साइकिल ये है कि जैसे तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चले 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 और इसी पॉइंट पे फिर आके मिल गया आके, तो ये एक पूरी साइकिल होती है। मान लो कि यहाँ से चलना शुरू करते हो, यहीं तक रुक जाते हो, तो क्या साइकिल होगी? नहीं होगी। यहाँ तक आते हो, रुक जाते हो, नहीं होगी। लेकिन जब ये पूरा कर देते हो तो इसी को कहा जाता है साइकिल। पूरा एक चक्र पूरा होता है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है साइकिल। अब ये साइकिल है हमारी, इसमें ये मेन पॉइंट है। ठीक, ऐसे बांटो, फिर इसको ऐसे, ऐसे, देन ऐसे और देन ऐसे। तो ये हमारी गैप 1 या G1 फेज है। ठीक, ये हमारी S फेज है, और ये
हमारी G2 फेज़ है और ये हमारी M फेज़ है। आपको बता दें कि पूरी सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा टाइम जो है वह इन तीनों में लगता है, इन तीनों में लगता है। और लेस देन 5% टाइम या 5% टाइम जो M फेज़ में लगता है। ठीक, सेल सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वह G1 फेज़ में होती है। ठीक, अब आपको कैसे पूछ लेगा कि S फेज़ बताओ किसके किसके बीच में आती है, तो आप ऐसे बताइएगा कि S फेज़ देखो इधर कि ये हमारा S है और S फेज़ जो है ये हमारा G1 है और G2 किसके बीच में S है, G1 और G2 के बीच में। ये तो नहीं बोलोगे कि G2 M के बीच में सता, भाई है ही नहीं। डायग्राम में देखो S फेज़ जो सिंथेसिस फेज़ है वह G1 और G2 के बीच में आता है। और तुमसे M फेज़ पूछ ले तो G2 और G1 के बीच में M फेज़ आता है। और G1 फेज़ अगर तुमसे पूछे तो M और S के बीच में आता है। ठीक, तो ये फेजेस हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक, आप ये डायग्राम बना लो। तो आपका डायग्राम बन गया है। ठीक, अब आप आगे देखिएगा, G1 फेज़ के बारे में जान लीजिएगा कि जैसे कि एक घर का बंटवारा होना है तो उस घर के बंटवारे में सबसे पहले सामान डबल किए जाते हैं। तो क्या सारे सामान एक ही साथ में डबल कर लिए जाते हैं, तो आंसर आता है नहीं। कुछ पहले किए जाते हैं तो कुछ बाद में किए जाते हैं। तो जो हमारी G1 फेज़ है, G1 फेज़ है, तो G1 फेज़ में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो डबल किए जाते हैं। कौन कौन से डबल किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, वैक्यूल, सेल वैक्यूल। ठीक, मतलब सेल वैक्यूल और बहुत से सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो मतलब मोस्टली सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो G1 फेज़ में डुप्लीकेट कर जाते हैं। आंसर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो G1 फेज़ में डुप्लीकेट या अपनी को डबल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये G1 फेज़ में डुप्लीकेट नहीं करते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते हैं। ठीक, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, और इसमें प्रोटीन भी बन जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है कि मोनोमर मिलकर पॉलीमर का बनाना। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो है वह G1 फेज़ में बन जाता है, लेकिन इसका एक्टिवेशन S फेज़ में होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज G1 फेज़ में बनता है, लेकिन S फेज़ में एक्टिव होता है, S फेज़ में एक्टिव होता है। ठीक, अब बात आती है S फेज़। S फेज़ को कहा जाता है सिंथेटिक फेज़। क्या सिंथेसिस हो रहा है, तो S फेज़ में डीएनए का सिंथेसिस होता है और S फेज़ में ही
सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल तारकाय, जो सेंट्रियोल होते हैं ये माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन के समय इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, जो डीएनए का डुप्लीकेशन है वह न्यूक्लियस में होता है, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लीजिएगा कि डीएनए का डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में होता है, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। जो ये हमारा एस फेज है, एस फेज में डीएनए डबल होता है। डीएनए एस फेज, यहाँ पे लिखो एस फेज में, इसमें डीएनए अपना कंटेंट या अपनी मात्रा को डबल करता है, लेकिन उसकी पोलैरिटी वही रहती है, लेकिन उसकी पोलैरिटी वही रहती है। आप ऐसे समझो, वही रहती है। आप ऐसे समझो कि एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर 1 तो क्रोमोसोम 1 होगा, अगर सेंट्रोमियर 2 तो सेंट्रोमियर 2, ये सेंट्रोमियर 100 तो क्रोमोसोम 100। ठीक, तो ये एक हमारा सेंट्रोमियर है और ये हमारा सेंट्रोमियर है। यहाँ के ऊपर एक ये हमारा लगा हुआ है क्रोमेटेड और एक ये लगा है। ठीक, एक ऐसे ही यहाँ पे। अब ये अपने अमाउंट को कैसे डबल करता है, तो यहाँ पे आके इस पे एक आर्म और अटैच हो जाती है। ऐसे हमने क्या बताया था, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। तो यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, यहाँ भी, तो यहाँ पे लिख लो जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक, ये लिख लो, एस फेज में हो गया। इसमें डीएनए का जो कंटेंट होता है वह डबल होता है, लेकिन उसकी पोलैरिटी सेम रहती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो कहाँ पे डबल होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो कहाँ पे डबल होती हैं, तो यह कहाँ बनती हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एस फेज में बनती हैं। हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बनती हैं। हिस्टोन, ये आपको हिस्टोन के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बनती हैं, एस फेज में बनती हैं। लेकिन इसका सही आंसर जीवन एंड एस फेज दोनों है। लेकिन इसका सही आंसर जीवन एंड एस फेज दोनों हैं। ठीक, अब बात आती है G2 फेज क्या होता है। तो G2 फेज जो है, क्या आप जैसे कोई सामान डबल कर रहे हो बंटवारे के समय, तो क्या पूरा डबल हो जाएगा या एक आध सामान रह जाएगा। तो एक आध सामान डबल होने से रह जाएगा, और जो रह जाएगा वो यहाँ पे G2 फेज में आके डबल हो जाएगा। वो आके G2 फेज में डबल हो जाएगा। ठीक, G2 फेज में आके डबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया था, ऐसे देखो, यहाँ पे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जीवन में डुप्लीकेट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक, अब ये हो गया, डुप्लीकेट हो जाएंगे।
अच्छा, इसका नाम क्या होता है? इसके और भी नाम हो सकते हैं। इसका नाम ये हो सकता है कि ये जो सिंथेटिक है ये एस फेज इसके बाद में आता है, तो इसे कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज। ठीक, आप G2 में इतना ही याद रखिएगा। देन इसके बाद में आता है एम फेज। तो अब फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, केवल डिवाइड होना बाकी है। चूल्हे रख चुके हैं, सब काम हो चुका है, खाना आ चुका है, सब हो चुका है, केवल और केवल डिवीज़न का काम बचता है। जो डिवीज़न का काम होता है वो एम फेज में होता है। इसीलिए जो कहीं का बंटवारा हो बहुत ड्रामेटिक होता है, उसमें बहुत ड्रामा होता है, ये हमारा नहीं है तुम्हारा। तो यही लिए लिखा जाता है कि एम फेज जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है या मोस्ट ड्रामेटिक टाइम होता है। ड्रामेटिक ड्रामा होता, हम ये नहीं वो करेंगे, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। ठीक होता है। अब इसमें जो बंटवारा होता है इसकी भी अलग फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, ये होता है, इसके आगे चलता है, बंटवारा होता है। ठीक, तो ये पूरा हो गया। अब इसके आगे कुछ चेक पॉइंट आते हैं। चेक पॉइंट जानने से पहले एक छोटा सा आंसर हम और लिख लेते हैं यहीं पे। आप लिख लीजिएगा इतना। ठीक, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए पहले। तो चलिए फिर आगे थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप, और ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा हो जाएगा। आप ऐसे एक हमें डायग्राम बनाना है। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा, ये इधर अलग है उधर अलग है। यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक, इतना पहले लिखिए आप, इतना अपना, ये अलग है और वो अलग है। आप इतना लिख लो, पहले लिख लो। और यहाँ पे लिखो फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक, ये हो गया। कौन कौन सी फेज होती हैं तो यहाँ देखो और यहाँ लिखो। तो यहाँ पे होती है G1 फेज। ठीक, उसके बाद में आएगी S फेज, देन आएगी G2 फेज और देन आएगी M फेज। कहाँ से लिखा? अपने मन से या ऊपर देख के? तो देख के लिखा, कोई जादू नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखो C, यहाँ पे लिखो 2C और यहाँ पे तुम 3C लिख लो और फिर यहाँ पे 4C लिख लो। ठीक, तो G1 फेज जो है उसमें जो G1, आप पहले इतना डायग्राम बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। जो G1 फेज है तो उसमें डीएनए जो होता है वो 2C ही रहता है। डायग्राम देखते रहना डीएनए। और जो S फेज है तो 2C से बढ़ के 4C हो जाता है। ऐसे हमारा डायग्राम चलेगा, 2C से बढ़ के 4C हो गया, किसमें? S फेज में। और G2 में जो है वो 4C ही मेंटेन रहता है। लेकिन जो हमारा M फेज है तो ये हमारा यहाँ पे 4C, यहाँ पे 4C और यहाँ पे लिख लेना 2C। ठीक, अब जब ये हमारा 4C से ये M में आता है तो ये फिर से 2C हो जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम G1 से S की तरफ चलते हैं तो डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। जब हम G1 से S की तरफ चलते हैं तो डीएनए का कंटेंट बढ़ता है। लेकिन जब हम G2 में जाते हैं तो वहाँ पे डीएनए का कंटेंट रिमेन सेम रहता है।
जब हम G2 से M की तरफ आते हैं तो DNA का कंटेंट फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें देख के लिखना है, अपने मन से नहीं, कुछ नहीं, यहाँ देख के लिखना है कि जब हम जीवन से S फेज की तरफ चलते हैं तो DNA कंटेंट बढ़ता है। G2 फेज में DNA कंटेंट 4C बना रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जब हम G2 से M फेज की तरफ चलते हैं तो DNA कंटेंट घटता है। ठीक, DNA कंटेंट घट जाता है। तो ये पूरा हमारा फेजेस के बारे में है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज। एक बार फिर से क्विकली रिकॉल कीजिएगा कि होवर्ड एंड पेल्क ने बताया कि सेल साइकिल में 4 फेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो हैं इनका डुप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन बनती है। यहाँ पे लिख लो प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है। और जब प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा तो सीधी सी बात है, क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कैसे होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड का होगा। ठीक, प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है या प्रोटीन बनती है, ऐसे लिख लो, प्रोटीन बनती है। ठीक, तो दैट इज़ ऑल अबाउट फेजेस। इसके आगे के लेक्चर में हम चेक पॉइंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।